जब एक एज पे आ जाता है लड़का 18, 19, 20 का, तो नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है सेक्स की। मगर भारत में सेक्स मिलता है शादी के बाद। थ्योरी में तो शादी के पहले भी इसकी आवश्यकता है, मगर वो मिलती नहीं है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है और शादी के बगैर सेक्स नहीं मिलता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र है। ये देश अर्पण और तर्पण की भूमि है। यहाँ के नदी नदी में गंगा और कण कण में शंकर है। 1947 को फर्स्ट टाइम इस देश के लोगों ने भविष्य का सूरज देखा था और आज हम 2021 में खड़े हैं। इस दौरान काफी सारे सुधार देखने को मिले और कई बार हमारा एक्सपीरियंस खराब भी रहा। वैसे तो कहते हैं कि जो परिवर्तन है वो निरंतर होना चाहिए। हालांकि हम भविष्य को लेके किसी बात की टिप्पणी नहीं कर सकते कि देश कहां जाएगा, लेकिन हाँ, इसके बारे में सोचना, विचारना और इस पे विश्लेषण करना जरूर संभव है। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियोस में वादा किया था कि हम देश के वरिष्ठतम जजेस को लाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आज हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं और आज इस कड़ी में हम सबसे पहले बुला रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब को। आज हम उनसे जानेंगे कि देश का भविष्य किस तरफ है, ये देश 21वीं सदी में किस तरफ बढ़ रहा है। उनसे जानेंगे कि भारत की सरकार क्या राजनीतिक मापदंडों पर उतर रही है, क्या न्याय प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है, और उनसे जानेंगे उन्होंने जो काफी सारे स्टेटमेंट दिए कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में डिले हो रहा है, या देश के जजेस किस तरफ बढ़ रहे हैं, न्याय प्रणाली में क्या खामियां हैं। जैसा उन्होंने कहा कि हाथरस में एम्प्लॉयमेंट के जो कारण है वो बन रहा है रेप का। कई सारे उन्होंने विवादित बयान भी दिए हैं। उन सब पे आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और ये जानेंगे कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को कानूनी राय की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास वीडियो में। आज हमारे साथ है देश के माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज साहब मार्कंडेय काटजू साहब। आप दिल्ली हाई कोर्ट के भी फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब रहे हैं। आप प्रेस काउंसिल के भी चेयरमैन रहे हैं और साथ ही साथ आपने कई जगह अपनी बेबाकी से अपनी राय दी है, कई मुद्दों पे अपनी राय दी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे दर्शकों को उनके ज्ञान से थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि की जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब आपका। आज हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की और हमें लगा कि शायद आपसे अच्छा हमें कौन बता सकता है कि देश का भविष्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं काटजू साहब आपसे ही कि आपको क्या लगता है कि देश किस तरफ बढ़ रहा है और देश का भविष्य क्या है अभी। देखिए, ये समझाने के पहले मैं कुछ गहरी बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हर राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक कार्य का एक ही परख है, एक ही टेस्ट है कि क्या उससे आम आदमी का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं, यानी आम आदमी को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं। बस यही टेस्ट है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ ऐतिहासिक बात बताना चाहूँगा। जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी 18वीं सदी की शुरुआत से और फिर दुनिया भर में फैल गई। तो औद्योगिक क्रांति के पहले परिस्थिति ये थी कि जो पैदावार के साधन थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो इतने पिछड़े और कमजोर थे कि बहुत कम धन उससे पैदा हो सकता था। यानी यहाँ हमारे भारत में हल से खेती होती थी, मुख्य पेशा खेती होता था, और यूरोप में घोड़ों से हल चलता था। तो इतना कम उससे धन पैदा होता था इन पिछड़े साधनों से कि बहुत कम धन का पैदावार होता था, और इस वजह से बहुत थोड़े ही लोग अमीर हो सकते थे। बाकी सबको 95% से ज्यादा लोगों को गुर्बत में रहना पड़ता था, क्योंकि जब धन ही इतना कम पैदा हो रहा है, जब केक इतना छोटा है, तो बहुत कम लोग उसको खा सकते हैं।
ये परिस्थिति बिल्कुल बदल गई औद्योगिक क्रांति के बाद। अब आधुनिक उद्योग इतना बड़ा और इतना ताकतवर है कि इतना ज्यादा धन पैदा कर सकता है कि अब किसी को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। सबको अच्छी जिंदगी इस आधुनिक उद्योग से मिल सकता है। और ये एक बिल्कुल यूनिक सिचुएशन थी इतिहास में। मगर इसके बावजूद परिस्थिति ये है कि सिर्फ कुछ ही देश हैं जो कि अमीर हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी उनमें आ गया है। मगर बाकी यानी 70% आबादी गरीब है। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद अब किसी को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आधुनिक उद्योग इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि अब सबको अच्छी जिंदगी दे सकता है। मगर इसके बावजूद परिस्थिति ये है कि 2/3 दुनिया के लोग गरीबी में रह रहे हैं। यानी ये दुनिया असली में एक दुनिया नहीं है। एक दुनिया तो है ये अमीर देश जिनमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह हैं, और बाकी जो जिनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह भी आता है, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश वगैरह। तो अब हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य यही होना है कि हम कैसे भारत को एक अविकसित देश से एक विकसित देश में तब्दील कर दें। यही हमारा बस राष्ट्रीय उद्देश्य, और हर देशभक्त का यही उद्देश्य होना चाहिए। मगर ये कैसे किया जाए, ये सबसे अहम सवाल है हम सबके सामने। कैसे भारत को एक अविकसित से विकसित देश बना दें, बड़ा औद्योगिक देश बना दें जैसे अमेरिका वगैरह है। मेरे समझ में ये जो भारतीय संविधान की सीमाएं हैं, इनके अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान ने बनाई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम, संसदीय लोकतंत्र। अच्छा, ये संसदीय लोकतंत्र देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर हकीकत में क्या है हम सब जानते हैं कि ये ज्यादातर चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे, जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पे। इसी पे चलता है। जब 90% लोग वोट देने जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कुछ नहीं। धीरे धीरे 90% जात बिरादरी के आधार पर वोट दे देते हैं। जो उम्मीदवार किस जात का है, या उम्मीदवार जिस पार्टी को, उम्मीदवार की पार्टी किस जात को रिप्रेजेंट करती है, यही देखते हैं 90% लोग। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। तो जब इसी के आधार पे चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे, और कास्टिज्म और कम्युनलिज्म तो सामंती शक्तियां हैं, फ्यूडल फोर्सेस। इनका विनाश किए बगैर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। मगर हमारा पूरी राजनीति इस पे चलती है 90%। तो कैसे देश तरक्की कर सकता है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत? तो हमारी समस्याओं का समाधान संविधान के बाहर है, संविधान के अंदर नहीं है। यानी कि किसी किस्म की क्रांति के बगैर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। और वो क्रांति करने के लिए एक बड़ा विशाल ऐतिहासिक जन संघर्ष करना जरूरी है। तो ये जो भारत का भविष्य, अब इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि अगले 10, 15, 20 साल भारत में बड़ा उथल पुथल होगा, बड़ा टर्बुलेंस, टर्मोइल होगा, और एक विशाल शक्तिशाली जन संघर्ष पैदा होगा, मगर उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो अगले 10-15 साल बड़े क्योटिक होंगे, बड़े उथल पुथल के, मार धाड़ ये हो गए। और शुरुआत हो ही गई है, क्योंकि आम जनता समझती है कि चुनाव से तो हमारा कोई फायदा होगा नहीं। अब देखिए, अब 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा आ जाएगा 2 मई को। अब जो भी जीते, क्या आम आदमी की जिंदगी उससे बेहतर होगी? क्या लोगों का जीवन स्तर उससे बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। जो भी जीते, क्या फर्क पड़ेगा? तो लिहाजा जो भविष्य है भारत का, वो 10, 15, 20 साल बड़ा उथल पुथल का है, बड़ा टर्बुलेंस, टर्मोइल, केओटिक कंडीशंस का होने जा। अब देखिए, हमारी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब ज्यादातर खोखली हो गई हैं, और
दूसरी तरफ जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या दाम है पेट्रोल का, क्या दाम है गैस सिलेंडर का, और खाद्य पदार्थों का क्या दाम हो गया है। किसानों को उचित दाम नहीं मिलता है पैदावार का। कई 3.5-4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आप जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों का क्या भविष्य है? मुझे तो दुख होता है। देखिए मैं 75 साल का हो गया, मेरी तो अधिकतर जिंदगी बीत गई, मगर आप लोगों का क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ आप लोग सबको अच्छी जिंदगी मिले, अच्छी आमदनी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको अच्छा खाना मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। मगर कहाँ ये दिखाई दे रही, बल्कि और परिस्थिति बदतर होती जा रही है। यानी अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जाइएगा, गूगल पे क्लिक करिए, आपको मालूम होगा कि हर दूसरा बच्चा भारत का कुपोषित है, उसको ठीक से खाने को नहीं मिलता है। हर दूसरी औरत एनेमिक है। बेरोजगारी का क्या आलम है आप सब जानते ही हैं, बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। तो लिहाजा किसी किस्म की क्रांति आएगी इस देश में, मगर कब आएगी, कैसे आएगी, कौन उसके नेता होंगे, ये सब कहना अभी असंभव है। ये भविष्य ही बताएगा, मगर आना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में कोई हल नहीं है हम लोग की समस्याओं का, बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पूरी ये नेता लोग तो चाहते हैं बस वोट मिले, और वोट के लिए जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाएं, लोगों को और ध्रुवीकरण करें, जैसा कर रहे हैं। कुछ धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं, कुछ जात के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं, और सभी नेता यही करते हैं, और आपस में हम लोग को झगड़ा करवाते हैं। तो कैसे ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में भारत कैसे तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमको एक विकल्प ढूंढना है। जितने भी देशभक्त लोग हैं उनको अब सोचना होगा क्या वो विकल्प है, कैसे वो क्रांति आए जिससे देश खुशहाल हो जाए, लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, देखिए टेस्ट हर राजनीतिक व्यवस्था के एक और एक ही है कि उससे लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं। क्योंकि सबसे बुरी चीज जिंदगी में होती है गरीबी। जी सर। और गरीब को कभी कभी इज्जत नहीं मिलती है। हमारी अधिकांश जनता गरीब है, तो हमको, अगर आपको सच्ची देशभक्ति है तो आपको ये परिस्थिति बदलनी है और आम आदमी को अच्छी जिंदगी देनी है, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है। तो यही भारत का भविष्य है कि अगले 10, 15, 20 साल बड़े उथल पुथल के होंगे, बड़े टर्बुलेंस, टर्मोइल, केओस, यही सब चलेगा। उसके बाद एक जनसंघर्ष के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें लोगों को अच्छी जिंदगी मिले, तेजी से औद्योगिकरण हो। क्योंकि जब तक तेजी से औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक हम गरीबी और बेरोजगारी वगैरह नहीं हटा सकेंगे। क्योंकि जब तेजी से औद्योगिकरण हो, लाखों कारखाने बने, उद्योग बने, तब करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी और बेहतर जिंदगी, तब इतना हम लोग धन पैदा कर सकते हैं कि लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तो अभी हमारी देखिए एक लिमिटेड डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 1947 के बाद, मगर अब ठप है बिल्कुल। औद्योगिक तरक्की बिल्कुल रुक गई है, बल्कि रिवर्स गियर पे चल रही है। तो लिहाजा अब हमको एक विकल्प का सोचना है, और हर देशभक्त को अब सोचना है कैसे वो वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। धन्यवाद। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जी सर। जी, जैसे सर आपने कहा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की हालत काफी खराब होती जा रही है। अगर देश की सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो वो हमारी आती है ऑनरेबल जुडिशरी। अगर मैं ऑनरेबल जुडिशरी की बात करूं तो मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आता है जब आपने कहा था कि 50% ऑफ हायर जुडिशरी इज करप्ट। और मुझे वो याद है स्टेटमेंट जब आपने कहा था समथिंग इज रॉटन इन दी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या आज भी इस देश की न्याय प्रणाली में करप्शन है, और क्या हायर जुडिशरी में करप्शन है, और कैसे ये आम जनता को इम्पैक्ट कर रहा है, और देश का भविष्य, अगर हमारा देश की न्याय व्यवस्था पर हम विश्वास रखते हैं तो ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? इस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने वकालत शुरू करी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1971 में, तो शायद ही कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज
भ्रष्ट था, करीब करीब सब ईमानदार थे। हाँ, कुछ फर्क किस्म के थे, कुछ हंसमुख थे, कुछ गुस्सैल थे, कुछ तेज थे, कुछ धीमे थे, और मगर कोई बेईमान नहीं था। 2000 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भरूचा साहब का बयान है, आप गूगल में देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि 20% हाईकोर्ट जजेस करप्ट हो गए, ये 2000 में कहा। फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो ये बात है शायद 2009 या 2010 की। शांति भूषण जो बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और गृह मंत्री भी भारत के रह चुके थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 तो निश्चित रूप से भ्रष्ट थे, 2 के बारे में कोई शंका है, और 6 ईमानदार थे। ये भी गूगल में आप देख लीजिएगा, शांति भूषण साहब का बयान उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था कि 2000 मेरे ख्याल में 9 या 2010 ऐसे ही। तो लिहाजा इसका मतलब परिस्थिति और बिगड़ गई जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भरूचा साहब ने 2000 में बयान दिया था कि 20% हाईकोर्ट जजेस करप्ट है। मगर ये भी कहना, ईमानदार जजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे जजेस करप्ट हैं, कुछ ईमानदार हैं, कुछ करप्ट हैं, मगर पहले से परिस्थिति बिगड़ गई है, ये सही बात है। अच्छा, जहां तक लोग कहते हैं कि न्यायपालिका में इतना विलंब होता है केसेस डिसाइड करने में, तो उनको हकीकत नहीं मालूम है। मैं आपको बताऊं कि मैं पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था 1991 से 2004 तक। तो उस टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नॉर्म बनाया था कि हर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जज के सामने मैक्सिमम 300 केसेस होने चाहिए, इतना ही लोड कैरी कर सकता है। एक वक्त में 200-300 केसेस होने चाहिए मैक्सिमम। एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जज आया मेरे सामने जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था, वो था CGM कानपुर नगर। तो मैंने पूछा, सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? उसने कहा 30,000, 30,000, जबकि मैक्सिमम 300 होना चाहिए। CGM गाजियाबाद आए मेरे पास, तो मैंने पूछा, सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 21,000। अभी कुछ साल पहले मैं गया था बुलंदशहर, मुझे इनवाइट किया गया था किसी फंक्शन में, तो CGM बुलंदशहर आए मुझसे मिलने। मैंने कहा, सिर्फ आपके कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 25,000। अब सोचिए कि अगर आदमी 100 पाउंड वजन कैरी कर सके और उसके ऊपर एक हाथी रख दिया जाए तो क्या हाल होगा? वो आदमी कोलैप्स कर जाएगा। तो यही हाल है जुडिशरी का, क्योंकि सब एक हद है कितनी लोड, कितना वजन कैरी कर सकती है जुडिशरी। इतने केसेस हम लोग संभालने के लिए नहीं बनाए गए थे। आखिर एक केस डिसाइड करने में कुछ टाइम लगता है। पहले जो प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज हैं वो पढ़ने पड़ते हैं जज को, फिर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद वकीलों की बहस जज को सुननी पड़ती है, फिर उस पर विचार करना पड़ता है, तब जाके एक हाई क्वालिटी जजमेंट आ सकता है। 1 मिनट में तो आ नहीं सकता। अब जहाँ जो मैक्सिमम लोड बना हाईकोर्ट ने समझा था, उससे 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना ज्यादा लोड ऑफ केसेस डाल दिए हैं उसके सर पे। तो बताइए क्या करेगा? तारीख पे तारीख देता चलेगा। लोग कहते हैं साहब ये तारीख पे तारीख देते हैं। बोलिए, हम लोग की भी परिस्थिति समझिए। हम कोई सुपरमैन तो है नहीं कि 1 मिनट में सारे केसेस निपटा दें। हमको भी सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। कई सबऑर्डिनेट जुडिशरी कोर्ट में फैसिलिटीज नहीं है। अब जैसे गर्मी आ रही है, लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो सब AC लगा है, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है। अब वहाँ पंखा चल रहा है, कूलर के लिए बिजली नहीं आ रही है, अक्सर बिजली चली जाती है। अब वो गर्मी में वो काला कोट पहने और बैंड लगाए जज बेचारा बैठा है, पसीने उसको आ रहे हैं। इस परिस्थिति में और गर्मी में कूलर नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, डीजल के लिए तेल खत्म हो गया है, उस परिस्थिति में वो काम कर रहा है और उससे आप उम्मीद करते हैं कि बड़ा जल्दी से निपटा दे सारे केसेस, 25,000 केसेस। कैसे संभव है? तो ये आम लोग जानते नहीं है हम लोग की परिस्थिति। भाई इल्जाम लगाते हैं कि ये जजेस काम नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, ये है वो है। अरे कई जजेस हैं जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ सब भ्रष्ट है, मगर उनके भी देखिए, उनकी भी परिस्थिति समझिए
कैसे ये डील करें? अमेरिका में, मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका जाता रहता हूँ अक्सर, 93% केसेस वो जजेस डाइवर्ट कर देते हैं टू मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। 93%, सिर्फ 7% डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बड़े वीक हैं, बड़े कमजोर हैं। अभी बनाए तो गए हैं कोई कोर्ट में, मगर वो बस ऐसे ही हैं, कोई वेल डेवलप नहीं है। तो जब तक वेल डेवलप्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म न बनेंगे, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जजेस सब निपटा दें मुकदमों? जी और सर। पूछिए। जी सर, जैसा कि आपने बोला कि आज ऑनरेबल जजेस के पास इतने केसेस हो गए हैं, इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि जजेस अपॉइंटमेंट नहीं है इस देश में। हम बात करें अगर जुडिशियल कॉलेजियम की, आपका मुझे स्टेटमेंट याद है, आपने कहा था इट्स लाइक अ पांडव सिस्टम, यू एक्सेप्ट माय मैन, आई विल एक्सेप्ट योर मैन। तो आज देश में जो जजेस की कमी है उसके पीछे क्या एक सर आपको लगता है रीजन है? अगर मैं आपको आज का इंसिडेंट बताऊं, अभी जो सीबीआई कोर्ट के जस्टिस यादव थे जिन्होंने बाबरी डिमोलिशन केस में एक्विट किया था देश की रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर्स को, आज उन्हीं को यूपी गवर्नमेंट ने उप लोकायुक्त अपॉइंट कर दिया है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस है जजेस अपॉइंटमेंट में, और क्यों इतना डिले है कि जजेस अपॉइंट ही नहीं हो पा रहे हैं सर? आपका क्या लगता है सर? हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्रेशर होता है, ये बात सही है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मानिए सारे वैकेंसी भर दिए जाए तो भी मार्जिनल ये असर पड़ेगा, 5-10% इम्प्रूवमेंट हो सकेगा, मगर 90% इम्प्रूवमेंट के लिए तो आपको पूरी व्यवस्था बदलनी है। जैसे अमेरिका में व्यवस्था है, आपको उस तरह की व्यवस्था का निर्माण करना होगा। वर्तमान परिस्थिति में मानिए सारी वैकेंसी आप भर दीजिए, फिर भी 5-10% बस फायदा होगा। आपको और गहराई में जाना है। ये जो वर्तमान व्यवस्था था, देखिए अंग्रेजों ने बनाई, उस जमाने में बहुत कम मुकदमे होते थे, सब जल्दी जल्दी सब निपट जाते थे। आज तो बिल्कुल भरमार आ गई है, सैलाब आ गया है मुकदमों का। यानी पूरे भारत में, जो मुझे आखिरी मैंने देखा था, 33 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, सब सारे कोर्ट मिला के 33 करोड़। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हाल है, ये मेरा पेरेंट हाई कोर्ट है। क्रिमिनल अपील जो 30 साल पहले फाइल हुई थी, उसकी हियरिंग आ जा रही है। अब बताइए क्या न्याय होगा? अक्सर तो नोटिस जाता है, वो जो अभियुक्त है वो मर गया है या मालूम नहीं कहाँ है, वकील जो थे उसके वो मर गए, उनके जूनियर जिनके पास फाइल थी वो मर गए। तो बताइए ये परिस्थिति है। तो लिहाजा आपको बड़ा मौलिक परिवर्तन करना है पूरी व्यवस्था में, वरना कोई ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। जी वैकेंसी सर। एक एस्पेक्ट है, मगर वैकेंसी भर भी जाए तो भी क्या 5-10% ही बेहतरी होगी। बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट हाँ, में। वो है, दैट इज राइट। वो जस्टिस अकील कुरैशी के बारे में सबको मालूम है, अब मैं क्या कहूँ। राइट सर। सर एक और बात ये भी आती है कि नो डाउट अपॉइंटमेंट भी हो जाए जैसा आपने बोला तो शायद पेंडेंसी उसके बाद भी कम ना हो, लेकिन बात एक ये भी आती है कि जो अभी के जो जजमेंट्स आ रहे हैं ऑनरेबल जुडिशरी से, अगर आप रिसेंट जजमेंट्स देखें चाहे एमपी हाई कोर्ट से, जहां वो बोलते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट का चार्जेस हैं तो आप राखी बंधा लो एंड देन आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या मुंबई हाई कोर्ट के वो जजमेंट जहां पे पॉक्सो को गलत इंटरप्रेट किया गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कहाँ एक सुधार की जरूरत है ताकि जो संजीदा अपराध है, जो संगीन अपराध है, उनको रोका जाए, और वहां पे जुडिशरी की क्या भूमिका है? देखिए आपको समझना है कि आपने तो वो जजमेंट का हवाला दे दिया, उसका क्यों नहीं दिया जो अच्छे जजमेंट्स हुए हैं? मैंने बताया ना कि जुडिशरी में भी अच्छे जजेस हैं, बुरे जजेस भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। कई जजेस ने बड़े अच्छे अच्छे भी फैसले दिए हैं। अभी मैं देख रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है रिलीजियस बेसिस पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी गूगल पे देख लीजिएगा, अच्छे जजमेंट भी हुए हैं। सिर्फ बुरे जजमेंट का हवाला आप मत दीजिए, हर किस्म के जजमेंट हैं। और हर सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अच्छे फैसले हुए हैं, बुरे भी फैसले हुए हैं। यही इंग्लैंड की जुडिशरी का हाल है। तो आप बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। जी सर। तो इन लास्ट लाइन्स हम आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है जुडिशरी इस देश के भविष्य को संभालने में कामयाब रहे? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि देश की न्यायपालिका से देश का भविष्य सुरक्षित हो जाए? नहीं नहीं, ये आपको बिल्कुल गलत फहमी है। देश का भविष्य मुख्यतः
राजनीतिक व्यवस्था देखती है, न्यायिक व्यवस्था नहीं। न्यायिक व्यवस्था तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस जो देश को संभालते हैं और तरक्की की तरफ ले जाते हैं, वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज, पॉलिटिकल सिस्टम करता है, न्यायपालिका नहीं करती है। न्यायपालिका का एक सबऑर्डिनेट रोल है कि भाई लॉ जो है उसको इन्फोर्स करे, मगर लॉ बनाना, देश को सही डायरेक्शन में ले जाना, ये सब तो पॉलिटिशियन का काम है। जी सर, तो मैं जैसा कि पॉलिटिकल सिस्टम आपको चेंज करना है, एक राइट वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनानी है जिसके अंतर्गत देश तेजी से तरक्की करे, तेजी से औद्योगिकरण हो, और वो राजनीतिक व्यवस्था एक क्रांति के बगैर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे, और कास्ट और कम्युनल तो फ्यूडल फोर्सेस हैं, सामंती शक्तियां हैं, इनका तो विनाश करना जरूरी है। तो कैसे संसदीय लोकतंत्र पे देश तरक्की कर सकता है? बट सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि मोस्टली इंडियंस आर फूल्स बिकॉज हम यहाँ पे कास्ट पे और कम्युनलिज्म के बेसिस पे हम अपने यहाँ वोट देते हैं। दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो सबकी बात को भी सुनना जरूरी। मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ। अच्छा, आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब है मेजॉरिटी वोट, और मेजॉरिटी लोग जो है वो जातिवादी हैं या सांप्रदायिक हैं, कास्टिस्ट और कम्युनल हैं। क्या आप और जो नेता लोग हैं वो इन्हीं को मैनिपुलेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है मेजॉरिटी रूल, और मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ बैकवर्ड पीपल, पिछड़े लोग, जातिवादी और सांप्रदायिक लोग। जैसे टर्की में जो आधुनिकीकरण हुआ था 1920 के आसपास से, वो एक जनरल थे टर्किश आर्मी में, मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क, आपने शायद नाम सुना होगा। तो वो फौजी जनरल थे, वो कोई लोकतांत्रिक चुनाव से नहीं जीत के आए थे। उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, सुल्तान को हटा दिया और सत्ता ले ली अपने हाथ में, और उन्होंने कहा ये सारा ये पिछड़ापन टर्की का है, ये शरिया, बुर्का, मदरसा, मौलाना, इसी की वजह से गुर्बत है और हमारी बुरा हाल है। तो सब उसने एबॉलिश कर दिया। इसी तरह जापान में जो औद्योगिकरण हुआ 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ। उसके पहले शोगुन जो थे वो सामंती लोग थे, उनके हाथ में सत्ता थी, तो शोगुन को हटा दिया गया और एम्परर मेजी सत्ता में आ गए। उन्होंने, उनके जो सलाहकार थे, एडवाइजर, वो बिल्कुल आधुनिक मानसिकता के लोग थे। उन्होंने तय किया कि तेजी से हमको औद्योगिकरण करना है जापान का, और उन्होंने यूरोप अमेरिका से इंजीनियर बुलाए, साइंटिस्ट बुलाए। अपने जापान में उन्होंने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट सेटअप किए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले और इंडस्ट्री लगाई, और एक 20-25 साल में जापान एक सामंती देश से औद्योगिक देश बन गया। तो 15-20 साल लगता है इस परिवर्तन के लिए। सामंती देश से औद्योगिक देश बनने में 15-20 साल से ज़्यादा नहीं लगता है, और हम लोग भी ऐसा कर देंगे। आज हमारे पास एक विशाल समूह है टेक्निकल टैलेंट का, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस। हमारे इंजीनियर कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को मैन कर रहे हैं। और मैं अमेरिका अक्सर जाता रहता हूँ, और मैंने पाया वहाँ की यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे भारतीय प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग, साइंस और मैथमेटिक्स, मेडिसिन वगैरह में भरे हुए हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में और अदर कंट्रीज की यूनिवर्सिटी में भी। तो हमारे पास बहुत ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट है और ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज है। 15-20 साल में हम ये तब्दीली ला सकते हैं, एक पिछड़े देश से आधुनिक देश बन सकते हैं अमेरिका जैसे, मगर उसके लिए नेतृत्व चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मॉडर्न माइंडेड सेक्युलर पीपल, जो आज नहीं है। और ये डेमोक्रेसी इट इज नॉनसेंस इन इंडिया। डेमोक्रेसी मतलब ये पिछड़ापन, क्योंकि 90% लोग की जो मानसिकता है, माइंडसेट है, वो है कास्टिस्ट एंड कम्युनल। तो आप कास्टिज्म और कम्युनलिज्म चाहते हैं देश में, कैसे तरक्की होगा उससे? आपको तो है एक तरह की डिक्टेटरशिप की आवश्यकता है, बट डिक्टेटरशिप ऑफ मॉडर्न माइंडेड लीडर्स। देखिए, डिक्टेटर मॉडर्न माइंडेड भी हो सकता है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क था टर्की में, जिसने तय किया कि हम
टर्की को जल्दी से आधुनिक देश बनाएंगे। और डिक्टेटर था जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में भी, जो चाहता था पाकिस्तान को बिल्कुल मध्यकाल में ले जाना, बैक इनटू द मिडिल एजेस, इस्लामिक नॉनसेंस ये सब शुरू कर दिया उसने। वो रिएक्शनरी था। तो डिक्टेटर भी मॉडर्न माइंडेड भी हो सकते हैं, रिएक्शनरी भी हो सकते हैं। यू हैव टू हैव मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटर्स। मगर डिक्टेटरशिप चाहिए ये डेमोक्रेसी, क्योंकि आम आदमी नहीं समझता ये सब चीजें, कैसे उसकी बेहतरी है होए, कैसे उसकी तरक्की हो, वो नहीं आम आदमी जानता है। तो डेमोक्रेसी तो आम आदमी की इच्छा पे चलती है, और आम आदमी के पिछड़ी मानसिकता है, कैसे तरक्की करेगा देश? आपको यू हैव टू हैव अ हैंडफुल ऑफ मॉडर्न माइंडेड लीडर्स, उन्हीं के हाथ में सत्ता आए जो तेजी से भारत का औद्योगिकरण करें। ये डेमोक्रेसी आई डोंट बिलीव। डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ मैसेज, एंड मैसेज आर बैकवर्ड। भाई आप किनकी बात कर रहे हैं? तो जैसा आपने कहा कि सर जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो हमें पिछड़ापन की तरफ ले जा रही है और हमें मॉडर्न माइंडेड लीडर्स चाहिए। तो आपको लगता है सर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मॉडर्न माइंडेड लीडर हैं? क्या देश सुरक्षित? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। आप लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बेवकूफ हैं, आप लोग समझते हैं। मुझे वो स्टेटमेंट याद है जब आपने कहा था कि देश में विकास नहीं दिखाई देता, और नरेंद्र मोदी जी पे भी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मॉडर्न माइंडेड लीडर है या? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि हमको जिस वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें तरक्की नहीं हो सकती है। उसके अंतर्गत रहे तो पिछड़ापन ही, गरीबी ही रहेगी और बेरोजगारी ही रहेगी। हमको एक विकल्प ढूंढना है जो भारतीय संविधान के बाहर है। द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स लाइज आउटसाइड द प्रेजेंट सिस्टम, नॉट विद इन इट। यानी कि एक किस्म की क्रांति आवश्यक है, उसके बगैर नहीं तरक्की हो सकती। और क्रांति आने में 15-20 साल लगेगा, कोई आसान चीज नहीं होती है। उसमें बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा बलिदान देना पड़ता है, और नेता ऐसे उभर के आएंगे जो वास्तव में देशभक्त हैं, वास्तव में आधुनिक मानसिकता के हैं, और बिल्कुल सेल्फलेस, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ देशभक्ति है उनमें। ये निकल के आएंगे। अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे मगर धीरे धीरे ये होगा उसमें, मगर उसमें समय लगेगा। सर आपने बात की बेरोजगारी की, और बेरोजगारी अभी हाथरस का इंसिडेंट हुआ था, हमने वो भी सुना था कि बेरोजगारी से कहीं ना कहीं रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा आपने कहीं स्टेटमेंट दिया था सर। आपको लगता है कि सर कि इंडिया में जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसमें बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है? बिल्कुल है। देखिए, बड़ी सरल चीज है समझने की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी ही एक ही कारण है रेप का। कई लोग जो रोजगार हैं वो भी रेप करते हैं, मगर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। उसका वजह क्या है कि देखिए, ये सेक्स इंस्टिंक्ट एक जवान आदमी में ये नेचुरल चीज है। जब एक एज पे आ जाता है लड़का 18, 19, 20 का, तो नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है सेक्स की। मगर भारत में सेक्स मिलता है शादी के बाद। थ्योरी में तो शादी के पहले भी मिल सकता है, बट जो हमारा सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, सेक्स मिलता है शादी के बाद। अच्छा, कोई लड़की बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो कैसे उसका देखभाल कर सकेगा, फिर उसके बच्चे होंगे वगैरह। तो रोजगार आदमी को ही सेक्स मिलता है 95-99%। अब जब इतना विशाल बेरोजगारी होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो समझ लीजिए अब एक तरफ तो सेक्स इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल चीज है, बुरी चीज नहीं है। हम लोग भी ये प्रकृति के ही भाग हैं। तो अब इंस्टिंक्ट हो गई है बड़ी स्ट्रांग, आदमी जवान हो गया है और उसकी आवश्यकता है, मगर वो मिलती नहीं है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, और शादी के बगैर सेक्स नहीं मिलता। तो इस वजह से फिर वो ये सब कुकर्म करेगा कि रेप वगैरह, छेड़छाड़ लड़कियों का। मैं इसको देखिए जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये ना समझिए कि मैं रेप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये होगा। क्योंकि सोचिए, करोड़ों बेरोजगार युवा है, वो क्या करें जब उनको सेक्स नहीं मिल रहा है? तो ये कुकर्म करेंगे, जो जुर्म है। और मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर ये होगा ऐसा, आप चाहे ना चाहे। ये मेरा कहने का मतलब। जी सर,
तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो जैसा कि आपने बोला कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फॉल्स रेप केसेस हैं वो भी इस देश में काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में जो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी वो आपकी ही जजमेंट से आई है। आपको लगता है सर कि देश में फॉल्स रेप केसेस बढ़े हैं, और अगर बढ़े हैं तो कैसे रोका जाए फॉल्स रेप केसेस को? नहीं, देखिए, फॉल्स रेप केसेस भी बढ़े हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि इतनी बेरोजगारी हो गई है, लड़कियां भी पैसा चाहती हैं, तो एक ये भी पैसा कमाने का जरिया है कि झूठा आरोप लगा दो और फिर उसको ब्लैकमेल करो कि तुम मुझे पैसा दो वरना तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तो ये फॉल्स रेप केसेस भी, फॉल्स रेप चार्जेस भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि लड़की ने वॉलंटरी सेक्स कर लिया, कंसेंसुअल सेक्स जिसे कहते हैं, बाद में बदनामी के डर से उसने कहा कि जबरदस्ती सेक्स किया इस लड़के ने, यानी कि पहले वास्तविकता से मुकर जाती है। ये भी बहुत होता है कि बदनामी के डर से, क्योंकि मानिए वो शादीशुदा नहीं है और सेक्स कर लिया तो उसकी शादी होने में कठिनाई होती है, तो वो झूठा इल्जाम लगाती है। ये सब होते हैं, ये कुरीतियां आ गई हैं हमारे समाज में। लड़कों ने भी कुकर्म किए हैं, लड़कियों ने भी गलत काम किया है, ये भी सही बात है। जी सर, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बेबाकी से हमारे साथ कई मुद्दों पर राय रखी। हमारा ये YouTube जो चैनल है सर, लीगल शॉर्ट्स, हम कुछ यंग लॉयर्स और स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है विद दिस एम कि हम जो जटिल कानून होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों के बीच में लाएं और देश के ऑनरेबल जजेस से आम जनता को कनेक्ट करें ताकि उन्हें हम कानूनी राय दे सकें। तो अगर आपके कुछ संदेश हो हमारे दर्शकों के लिए या हमारे इस चैनल के लिए सर। नहीं, मैंने जो बातें कह दी वही मेरा संदेश है कि आप लोग सोचिए कि कैसे इस देश का परिवर्तन हो ताकि ये भारत एक खुशहाल देश बने, क्योंकि अभी हम अर्धसामंती देश हैं, अभी हम लोग औद्योगिकृत देश नहीं है जैसे कि पश्चिमी देश है। तो कैसे ये तब्दीली हम लाएं पिछड़े देश से और विकसित देश की ओर कैसे करें, इस पे आप लोग को गंभीरता से विचार करना है। ये नहीं, देखिए, सुपरफिशियल सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा देखिए, एक चीज आपको मैंने क्लेरिफाई कर दी कि बगैर क्रांति के नहीं ये परिवर्तन हो पाएगा, इतना आप लोगों को समझ लेना है। ये वर्तमान व्यवस्था में नहीं होगा, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा सा इधर उधर छुटपुट कुछ कर दीजिए, मगर मौलिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मैंने फिर से कहा, देखिए, मैं आखिर में भी कह रहा हूँ, शुरू में भी कहा, आखिर में भी कह रहा हूँ, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल सिस्टम का टेस्ट एक और एक ही है कि उससे आम आदमी का जीवन स्तर बढ़ता है कि नहीं, यानी आम आदमी को बेहतर जिंदगी मिलती है कि नहीं, बस यही टेस्ट है। बाकी सब इरेलेवेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये आर्टिकल 370 की एबॉलिशन के आप फेवर में हैं कि अगेंस्ट है, जो कश्मीर में था। जी सर, मैंने कहा कि बिल्कुल इरेलेवेंट है कि चाहे आर्टिकल 370 एबॉलिश करो चाहे रिटेन करो, इससे क्या फर्क पड़ेगा आम कश्मीरी की जिंदगी में? क्या रिटेन करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है, या क्या अबॉलिशन आर्टिकल 370 अबॉलिश करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो गिमिक है, चाहे रिटेन करो चाहे अबॉलिश करो। मगर लोग तो साहब तालियां बजा रहे हैं कि क्या साहब हमने भारत के लिए किया, आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया। तो मैं सोचते रहो, तुम लोग को मतलब कोई गहरी समझ तो है नहीं, और जो टेस्ट है कि लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं, ये तुम देखते नहीं हो कि आम कश्मीरी को बेहतर जिंदगी मिल रही है आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने से या नहीं, बल्कि और परेशानियां हो गई। उसको 4G इंटरनेट कट गया और कर्फ्यू लगा दिया गया, ये सब चीजें और परेशानियां हो गई। कोई कैसे उसको बेरोजगारी कश्मीर की दूर हुई, ये सब गिमिक्स पे मैं नहीं जाता हूँ। जो ये नौटंकी है इस पे मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। आप लोग थोड़ा गहराई से सोचना शुरू करिए कि ये जो आप लोगों में भी ज्यादातर मैंने पाया युवा पीढ़ी, लोग कहते हैं साहब देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में। मैंने कहा कैसे है? अधिकांश युवा पीढ़ी सांप्रदायिक है, अधिकांश, मैं सब नहीं, अधिकांश जातिवादी है, अधिकांश की समझ बिल्कुल पिछड़ी है,
कोई गहरी समझ नहीं है, तो कैसे ये युवा पीढ़ी देश को तरक्की करा सकता है। मैं 75 साल का हूं, मैं युवा हूं, क्योंकि मैं गहराई में जाता हूं। तो ये मानसिक तौर पे आप युवा हैं कि नहीं, ये सवाल है। मैं 75 साल का आदमी हूं, मैं युवा हूं, आप लोग युवा नहीं हैं, आप लोग बुढ़े हैं, क्योंकि आपकी कोई समझ ही नहीं है, और आप अधिकांश आप सांप्रदायिक और जातिवादी हैं, तो आप लोग तो बुढ़े हैं, मैं जवान हूँ। तो इस पे न जाइए कि फिजिकली मैं जवान हूँ और या आप हैं, मेंटली जवान कौन है, ये सवाल है। जी सर। आप लोग सब बुढ़े हैं, आप लोगों पे, मुझे युवा पीढ़ी पे कोई भरोसा नहीं है। अधिकांश जातिवादी हैं और सांप्रदायिक हैं, पिछड़े समझ के हैं, कोई गहराई में जाते ही नहीं है, बस सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा इधर उधर उछलने कूदने लगते हैं। तो आप लोगों पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। तो देश की युवा पीढ़ी से आप थोड़ा सा नाराज है सर? तो मैंने बताया वजह दी कि जी सर। देखिए, मैं सही बात किया ना कोई, आप अच्छा बताइए एक चीज, आप सही से बताइएगा, आपकी जात क्या है? सर जात इम्पोर्टेंट नहीं है सर, नाम इम्पोर्टेंट। मैं सवाल, अब आप देखिए, या तो आप, मैं सर तो बाई पहले कास्ट मेरी एक ही जात है, मैं इंडियन हूँ सर। अरे साहब, मैं कास्ट अपनी बताऊं, कश्मीरी पंडित हूँ, बताने में क्या हर्ज है। आप अब ये सवाल ये कि आप लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे जब सच से डरते हैं, क्या घबराने, क्या मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ये तो मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, इससे बड़ी मेरी पहचान क्या हो सकती है? अच्छा, अगर आप शेड्यूल कास्ट है कि नहीं, ये बता दीजिए, इतना बता दीजिए। नहीं सर, हम उसमें नहीं आते। अच्छा, नहीं आते। अच्छा, अब सोचिए, अब दूसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी बहन एक दलित से शादी करना चाहे, आप राजी होंगे? सर क्यों नहीं? अगर अरे छोड़िए, देखिए, झूठ ना बोलिए, कभी नहीं राजी होंगे। कई, मैं आपका पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर नॉन दलित की बहन या बेटी दलित से शादी करना चाहे कभी इजाजत नहीं देंगे, कई तो ऑनर किलिंग कर देंगे। इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर होता है कितनी पिछड़ी आपकी मानसिकता है। आप युवा हैं, मगर मन में आपके यहाँ भेजा है कि गोबर भरा हुआ है। मैं आपको एक कहानी बता दूं अंत में, खत्म होने के पहले। जी सर। एक बार मुझे देहरादून यूनिवर्सिटी ने बुलाया था एक टॉक देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये कई साल पुरानी बात है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे टाइप करिए जस्टिस काटजू देहरादून यूनिवर्सिटी। तो एक बहुत बड़ा हॉल था देहरादून में, वहाँ 300-400 कुर्सियां थी और सब खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन है। अगर अनाउंस हो जाए जस्टिस काटजू आ रहे हैं तो भीड़ आ जाएगी। तो सब खचाखच 300-400 कुर्सियां तो भरी हैं, 100-150 लड़के लड़कियां खड़े भी हुए थे। अच्छा, फ्रंट रो में बैठे थे प्रोफेसर अच्छे बढ़िया सूट टाई पहने, और लेडी प्रोफेसर रंगीन साड़ियां पहने, कई के बाद पास डिग्री, पीएचडी, हार्वर्ड, येल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह। सेकंड रो पे बैठे थे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके पीछे जितने रोज थे सब ये स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां, सैकड़ों, 400-500। तो मैंने कई चीजें कही, एक चीज मैंने कही कि ये जो सामने के रो में बैठे हैं आपके प्रोफेसर, बढ़िया सूट टाई साड़ी, और हार्वर्ड, येल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी लेके डिग्री लिए हुए हैं, अभी मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ। यही अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में भेजा नहीं है गोबर। ये जो सामने बैठे ना, बढ़िया टाई सूट और साड़ी पहने और पीएचडी हार्वर्ड येल वगैरह की, अभी मैं सिद्ध कर देता हूँ। मैंने कहा इनसे पूछिए कि अगर इनकी लड़की किसी दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा, कई तो ऑनर किलिंग करा देंगे। मैंने कहा बस मैंने सिद्ध कर दिया, जो दलितों को नीच मानता है उसके सर में गोबर नहीं है। मैं तो समझता हूँ गोबर है उसकी। देखिए 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा गया 1776 में कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और उसके 240 साल बाद आज आप कह रहे हैं नहीं, सब बराबर नहीं है, दलित नीच होते हैं। तो इसके मतलब आपके खोपड़े में भेजा नहीं है गोबर पर। और ये पढ़े लिखे लोगों की बात मैं कह रहा हूँ। देखिए अनपढ़ को छोड़िए, अनपढ़ को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर जो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास है, आप लोग जो हैं, हाँ,
आप लोग का भी मन में गोबर भरा हुआ है, ये जातिवाद और सांप्रदायिकता, तो लिहाजा अब ये युवा पे मैं कैसे भरोसा करूं जब अधिकांश युवा में यही मानसिकता है, यही माइंडसेट है, फ्यूडल कम्युनल कास्टिस्ट। 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 10% होंगे मॉडर्न माइंड के, तो इन पे कैसे भरोसा किया जाए? ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में। कौन सी युवा पीढ़ी? जो जातिवादी और सांप्रदायिक है और पिछड़ी मानसिकता की है, जिनको कोई गहरी समझ नहीं है, कोई वैज्ञानिक समझ नहीं है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ सोसाइटी। यही युवा पीढ़ी। सुपरफिशियल लोग बातें बड़ी बड़ी इधर उधर की करते हैं, कोई डीप थिंकिंग नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर। आज हमारे दर्शक आपकी राय से बिल्कुल लाभान्वित हुए होंगे। They must have got the benefit from your views, sir. And I am really grateful that you gave us the time और आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों को अपनी फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में राय दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चैनल पे आने के लिए, और आगे भी आप इस तरह से हमें मार्गदर्शित करते रहिए, अपनी राय देते रहिए, यही हमारी आपसे सर प्रार्थना है। थैंक यू। इसका लिंक मुझे कब भेजेंगे? मैं इसका लिंक सर अभी हमारी टीम इसको एडिट करेगी सर, और YouTube पे जैसे डालेंगे हम आपको लिंक भेज देंगे सर, आप उसको शेयर कर दीजिएगा सर। तो कब तक उम्मीद है? सर कल शाम तक आने की उम्मीद है सर। अच्छा ठीक है, ओके। उससे पहले मैंने जो आपको फ्लायर भेजा है सर, अगर आप वो शेयर कर दें सर। अब फ्लायर क्या एक साथ करेंगे, उसकी क्या जरूरत? ठीक है सर, मैं आपको भेजता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार।